वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है आपके। आई होप कि जो घरों में रहने का एक मौका मिला है उसको आप कंस्ट्रक्टिवली यूज कर रहे होगे, पॉजिटिवली यूज कर रहे होगे। देखो, ये कहा जाता है कि कोई भी काम अगर आपके मुताबिक नहीं हो रहा है तब भी उसमें कुछ अच्छी बातें ढूंढ लेनी चाहिए। तो अगर ये जो लॉकडाउन हुआ है जिसकी वजह से घर में रहना पड़ रहा है तो शायद मजबूरी लग रही होगी यार, हम अपने मन के काम नहीं कर पा रहे हैं, कहीं जा नहीं पा रहे हैं। जो हमें खाना पीना होता है डेली बेसिस पे वो हम नहीं, अपने दोस्तों से नहीं मिल पा रहे हैं, एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एक मौका भी हमें मिला है। हम सालों से सोचते रहते थे कभी टाइम मिलेगा तो हम ये काम करेंगे। किसी को राइटिंग का अगर शौक है तो हम राइटिंग करेंगे। किसी को गिटार बजाने का शौक है, म्यूजिक का शौक है, या किसी को अपनी जो हॉबीज होती हैं जिनको हम भूल चुके हैं, कुकिंग का अगर। और आजकल तो ये फैशन चल रहा है, कुकिंग करने के बाद फिर उसके स्टेटस पे अपलोड भी करो फोटोज वगैरह जो होते हैं। तो वो जो एक ख्वाब जो मन में है, जो हैबिट्स हैं जो आपकी और हॉबीज हैं जो आपकी, जिनको आप हमेशा से सोचते थे कि कभी जरूर करेंगे, उसको करने के लिए आपको टाइम मिल रहा है। तो मेरी हॉबी जो है उसमें एक तो टीचिंग है ही, और मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ। मेरे लिए तो लॉकडाउन का एक बहुत बड़ा असर नहीं पड़ा, क्योंकि पहले भी मैंने अपने घर में ही स्टूडियो बनाया हुआ है तो यहाँ रिकॉर्डिंग करता था, अब भी यहाँ रिकॉर्डिंग में करता हूँ। और बाकी जो मेरा स्टाफ है वो वर्क फ्रॉम होम करता है तो उसमें मुझे कोई दिक्कत हो ही नहीं रही है किसी भी तरीके की। लेकिन तब भी कुछ और भी काम ऐसे हैं, जैसे मैं कभी कभी अब कुकिंग तो मैं खुद करता ही हूँ हमेशा, लेकिन कुछ नए नए आइटम्स मैं बना रहा हूँ जो जनरली नहीं बनाए जाते हैं। तो 35 एडी मैंने आपको टीच किया था लास्ट क्लास में, और मैंने 35 एडी की आपको एक क्लास प्रोवाइड कर दी है, और दिस इज द सेकेंड एंड लास्ट क्लास। 35 एडी जो है एक बहुत शानदार सेक्शन है, और सरकार ये कहती है कि बहुत सारे बिजनेस ऐसे हैं जिनको हम प्रमोट करेंगे। और अगर आप कोई नया बिजनेस शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं तो यही क्यों ना स्टार्ट किए जाएं, जो देश की इकोनॉमी के लिए भी अच्छे होंगे और आपके लिए तो अच्छे होंगे ही होंगे क्योंकि आप प्रॉफिट कमाओगे। लेकिन हम इसमें चार चांद लगाएंगे, हम आपको एक टैक्स में बेनिफिट देंगे। मतलब हम एक ऐसा खर्चा माइनस करेंगे जो नॉर्मली नहीं किया जाता है, जिससे आपकी इनकम बहुत कम चली जाएगी और आपको बहुत कम टैक्स पे करना पड़ेगा। तो जो 14 बिजनेस है उनके बारे में हमने डिस्कशन कर लिया था, और मैंने कहा था कि जो बेनिफिट है उस बेनिफिट को कहा जाता है 100% ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर इज डिडक्टेबल व्हाइल कंप्यूटिंग इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी। तो जो भी आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया होगा वो पूरा का पूरा माइनस कर दिया जाएगा। और अगर जो ऑपरेशंस थे बिजनेस के उसके कमेंसमेंट से पहले भी आपने एक्सपेंडिचर किया होगा, जिनको बुक्स ऑफ अकाउंट में कैपिटलाइज किया गया है, तो जिस ईयर में ऑपरेशंस कमेंस हो रहे हैं वो सारे खर्चे भी उस ईयर में माइनस कर दिए जाएंगे। इसके बाद मैंने कहा था कि अगर आपको ये बेनिफिट चाहिए तो आपको दो कंडीशन सेटिस्फाइड करनी पड़ेंगी। एक तो बिजनेस जो आपको होना चाहिए वो एग्जिस्टिंग बिजनेस के स्प्लिटअप या रिकंस्ट्रक्शन से नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, जो प्लांट और मशीनरी बिजनेस में इंट्रोड्यूस किए गए हैं वो सारे के सारे नए होने चाहिए, वो पहले कहीं यूज नहीं किए गए हैं। लेकिन फिर जो आपकी सेकंड कंडीशन थी उसके दो एक्सेप्शन मैंने आपको टीच करे थे। और पहला एक्सेप्शन था कि अगर इंडिया के बाहर से इंपोर्ट किया गया है, इंडिया में असेसी से पहले किसी ने यूज नहीं किया था, और इंडिया में इनकम टैक्स एक्ट में पहले कभी कोई बेनिफिट नहीं लिया गया है, तो उसको नया मान लिया जाएगा। अगर ओल्ड भी है और वो टोटल जो प्लांट्स बिजनेस में इंट्रोड्यूस किए गए हैं जो यूज हो रहे हैं उसकी 20% को एक्सीड नहीं करते हैं, तो अभी आपको 35 एडी का बेनिफिट अलाउ कर दिया जाएगा। और इसको टीच करने के बाद मैंने कहा था कुछ एक्सपेंडिचर्स ऐसे होते हैं जिसपे बेनिफिट 35 एडी का नहीं मिलेगा। आपने कहा सर कौन कौन से, तो मैंने कहा देखो, लैंड पे नहीं मिलेगा, गुडविल पे नहीं मिलेगा, और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स पे नहीं मिलेगा। फिर मैंने कहा कि कोई भी एक्सपेंडिचर है अगर कैपिटल नेचर का है और अगर आपने कैश में किया है 10,000 रुपए से ज्यादा का एक दिन में एक आदमी के लिए, तो उस एक्सपेंडिचर को भी डिसअलाउ कर देंगे, वो माइनस नहीं होगा। और इस भ्रम में मत रहना कि भाई चलो हम यहां नहीं मिलेगा डेप्रिसिएशन में बेनिफिट ले लेंगे। डेप्रिसिएशन में जो एक्चुअल कॉस्ट का सेक्शन है 43(1), वहां भी लिख दिया गया है कि अगर किसी एसेट को खरीदने के लिए आपने 10,000 रुपए से ज्यादा का खर्चा 4 मोड के अलावा किसी और मोड से कर दिया तो वहां पे भी एक्चुअल कॉस्ट को निल मान लिया जाता था। इसको टीच करने के बाद मैंने आपसे कहा चलो दो बातें और करते हैं।
जिस बिजनेस को 35 एडी का बेनिफिट एक बार मिल गया, अब उस बिजनेस के लिए जो हेडिंग सी की डिडक्शंस होती हैं 80 IA टू 80 RRB, जो सर्टेन इनकम पे बेस्ड डिडक्शंस होती हैं, और एक जो SEZ में आप बिजनेस की यूनिट लगाते हो 10AA का बेनिफिट मिलता है, वो फिर नहीं दिए जाएंगे। यू कैन सिलेक्ट एनी वन आउट ऑफ दीज 3 सेक्शंस, या तो 80 IA टू 80 RRB में से किसी सेक्शन का बेनिफिट ले लो, या 10AA का बेनिफिट ले लो, या 35 AD का बेनिफिट ले लो। इसके बाद मैंने कहा कि चलो 35 AD का बेनिफिट आपने सिलेक्ट किया, हम 35 AD का बेनिफिट लेंगे, एंड यू परचेज एन एसेट, कैपिटल एसेट। तो उस एसेट्स पे अगर आपने 35 AD में 100% माइनस कर लिया और तो ब्लॉक में एंटर नहीं करेगी, उस पे डेप्रिसिएशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। और मैंने वादा किया था कि मैं आपको अब करवाऊंगा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। तो ऑन 1 अप्रैल 2019 एक्स लिमिटेड कमेंसेस द ऑपरेशंस ऑफ ए वेयरहाउसिंग फैसिलिटी। वेयरहाउसिंग फैसिलिटी कवर है, हाँ जी कवर है, लेकिन एक तो सर शुगर लिखा हुआ था और एक लिखा हुआ था एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। यहां देख लेते हैं किस आइटम का है। इन आंध्र प्रदेश फॉर स्टोरेज ऑफ द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। चलो सर, बिजनेस तो हमारा स्पेसिफाइड हो गया। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ द कंपनी। एक्सपेंसेस इनकर्ड प्रायर टू 1 अप्रैल 2019। तो जो आपने बिजनेस कमेंस किया, ऑपरेशंस कमेंस करे, उससे पहले जो आपने खर्चे करे थे, एक तो आपने लैंड परचेज किया था वेयर हाउस के लिए 50 लाख का, उस पे आपने कंस्ट्रक्शन किया था, बिल्डिंग बनवाई थी 8,78,000 रुपए की। आपने एक टेक्निकल नोहाउ परचेज किया था वेयर हाउस को चलाने की, नॉलेज सीखने के लिए 10 लाख रुपए का ये खर्चा किया था। एंड दीज आर कैपिटलाइज इन द बुक्स, और जब आपने अपने बुक्स को बनाया, अकाउंट्स को बनाया, तो इसको कैपिटलाइज किया। इसके बाद कमेंसमेंट के बाद जो एक्सपेंसेस 1920 में आपने करे हैं, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 60 लाख रुपए की और खर्च करी, और प्लांट्स और मशीनरी पर खर्चा किया गया। जो ओल्ड डोमेस्टिक मार्केट से खरीदे गए 2 लाख रुपए, जो जर्मनी से इंपोर्ट किए गए ओल्ड प्लांट थे वो 4 लाख रुपए के, और जो नए थे हर तरीके से वो 9 लाख रुपए के खरीदे गए। इसके बाद एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट गिवन है, जिसमें इनकम साइड में दे रखा है अमाउंट कलेक्टेड फ्रॉम द पर्सन यूजिंग वेयर हाउस 78 लैक्स। इनकम डेबिट साइड में दे रखा है डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग 5% लगा रखा है, डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी 23.333 लगा रखा है, कॉस्ट ऑफ नो हाउ पूरी की पूरी माइनस कर दी है। अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 7,51,000 गिवन है। डोनेशन टू ए पॉलिटिकल पार्टी 10,000 रुपीज गिवन है। ये 10,000 रुपए यहाँ आना चाहिए, ये मेरी गलती नहीं है, ये MS ऑफिस की गलती है, ये कई बार सेटिंग को चेंज कर देता है। और इसके बाद जो नेट प्रॉफिट निकल के आया वो है 5349 लैख। मैं एक बार क्रॉस चेक करना चाहूंगा कि नेट प्रॉफिट सही है, क्योंकि कहीं ये 10,10,000 रुपए तो नहीं छोड़ दिए गए थे। तो यू जस्ट गिव मी सम सेकंड्स, मैं देख लेता हूं। 3,40,000 और इसमें 350 को ऐड कर दिया, इसके बाद 10 लाख रुपए को और ऐड कर दिया, और 7,51,000 ऐड कर दिया, 10,000 रुपए ऐड कर दिया, और ये हो गया 24,51,000 माइनस 78 लाख, ये निकल के आ गया 53,49,000। चलो प्रॉफिट तो ठीक है, नेट प्रॉफिट। अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आर डिडक्टेबल अंडर सेक्शन 37 के अकॉर्डिंग ही माइनस किए गए हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो अदर वाली हैं। फाइंड आउट इनकम फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस, इसी बिजनेस से केवल इनकम निकलवाइए एक्स लिमिटेड की फॉर द असेसमेंट ईयर बेसिस। तो देखो ऐसा है कि आप तुरंत क्वेश्चन को शुरू करो तो सबसे पहले तो आपको ये पता लगाना चाहिए अमाउंट डिडक्टेबल अंडर सेक्शन 35D, अंडर सेक्शन 35AD। पहले तो इसको कंप्यूट कर लेते हैं, लेकिन सर इसको करने से पहले ये चेक कर लो कि 35AD का बेनिफिट मिलेगा नहीं मिलेगा। हाँ सर, कंडीशंस भी चेक कर लो। ये तो नंबर 1 पर कंडीशंस चेक होनी चाहिए। पहली कंडीशन, पुराने बिजनेस को तोड़ के या पुराने बिजनेस के रिकंस्ट्रक्शन से नहीं बनाओ, ऐसा कहीं नहीं दे रखा है। लिखा हुआ है कमेंसेस द ऑपरेशन, कहीं भी नहीं लिखा हुआ है, तो हम ये मानते हैं न्यू बिजनेस है। दूसरी कंडीशंस थी कि जो प्लांट ऑफ मशीनरी होने चाहिए वो न्यू होने चाहिए। अगर ओल्ड भी है तो टोटल जो वैल्यू है उससे 20% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो पहले टोटल वैल्यू ऑफ प्लांट्स निकाली, तो वो निकल के आ जाएगी आपके 2 लाख प्लस 4 लाख 6 लाख प्लस 9 लाख 15 लाख 20% निकाला, 20% ऑफ 15 लाख कितना निकल कर आएगा, ये हो गया 3 लाख।
अब हम देखते हैं ओल्ड प्लांट कितने के हैं। सर जर्मनी से खरीदे गए वो तो ओल्ड मान नहीं आएंगे, डीम न्यू हो गए। जो ओल्ड प्लांट दे रखे हैं वो 2 लाख रुपए दे रखे हैं, 2 लाख रुपए। तो वैल्यू ऑफ ओल्ड प्लांट डू नॉट एक्सीड 20% ऑफ value of plants used in the business, hence deduction under section 35 AD will be allowed। क्या समझ में आ गया? ये बात आप नोट्स में दे सकते हो, वर्किंग नोट्स में दिखा सकते हो, क्योंकि ओल्ड प्लान की वैल्यू 20% ऑफ टोटल प्लान्स को एक्सीड नहीं कर रही है, इसलिए हम इस बिजनेस को 35 AD का बेनिफिट देंगे। अब अगर बेनिफिट देंगे तो अब कितना बेनिफिट मिलेगा? तो पहले मैंने लिखा प्री कमेंसमेंट। प्री कमेंसमेंट में उसने एक तो खरीदा था, लैंड परचेज किया था वेयर हाउस के लिए, यहां डैश लगा दो क्योंकि बेनिफिट नहीं मिलता है। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का मतलब ही हो गया बिल्डिंग, बेनिफिट मिलेगा। और कितना उसने खर्च कर दिया था? 8,78,000 का। सर इसमें मोड ऑफ पेमेंट नहीं दे रखा है, तो हम ये मान लेंगे कि अदर देन कैश किया गया था, या तो अकाउंट पे चेक से नीचे नोट डाल देना, इट इज अज्यूम these payments are made either through account pay check, account pay draft, ECS और any prescribed mode। मतलब जो डिसअलाउड है उससे नहीं किया गया था, जो अलाउ है उससे किया गया था। इसके बाद उसने नो हाउ परचेज किया था। सर नो हाउ बिल्कुल टेंजिबल एसेट है, किसी भी तरीके का कैपिटल एक्सपेंडिचर को। तो नो हाउ कितने का उसने परचेज किया था? 10 लाख रुपए का परचेज किया था, 10 लाख रुपए। तो ये हो गया 18,78,000। ये प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर्स जो बुक्स में कैपिटलाइज किए गए थे ये माइनस हो जाएंगे, इसको हाईलाइट कर लेते हैं क्योंकि ये माइनस हो जाएंगे। अब पोस्ट कमेंसमेंट्स देखते हैं। सर उसने कंस्ट्रक्शन कॉस्ट और भी खर्च करी थी, हाँ जी बिल्कुल खर्च करी थी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। तो वो कितनी दे रखी है? वो 60 लाख रुपए की दे रखी है सर। सर उसने प्लांट्स और मशीनरी खरीदे हुए हैं। सर वो कितने के खरीदे हैं? सर 2 लाख प्लस 4 लाख प्लस 9 लाख, सर 15 लाख के उसने ये खरीदे हैं। तो उसने जो पोस्ट कमेंसमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है वो किया है 75 लाख रुपीज का। इसको भी हाईलाइट कर लेते हैं क्योंकि ये दो खर्चे, एक प्री कमेंसमेंट एक पोस्ट कमेंसमेंट। तो डिडक्शन अंडर सेक्शन 35 AD आपने कंप्यूट कर लिया। आप क्वेश्चन समझ रहे हो मैं कैसे कर रहा हूं? तो 93,78,000 ये वो एक्सपेंडिचर हो गया जिसका बेनिफिट उसको मिल जाएगा। अब हम करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो उसको रेक्टिफाई करेंगे तो क्वेश्चन शुरू होता है नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। और सर वो कितना दे रखा है? वो हमें क्वेश्चन पेपर में दे रखा है 53,49,000। अप्रोच देख रहे हो आराम से, बिल्कुल 4 कॉलम बनाए जाते हैं। पहले का हेडिंग क्या होता है? एक्सपेंसेस नॉन डिडक्टेबल। दूसरे का क्या होता है? एक्सपेंसेस डिडक्टेबल। फिर 2 और बनते हैं, एक इनकम जो नॉट रिकॉर्डेड, बस बीजीबीपी की इनकम है, और आखिरी माइनस में करते हैं इनकम रिकॉर्डेड बट नॉट टैक्सेबल एज बिजनेस इनकम। तो स्टार्टिंग के 2 बना लेते हैं, इनकम साइड में तो कुछ दे नहीं रखा है। तो सबसे पहले तो अदर एक्सपेंसेस आर डिडक्टेबल अंडर सेक्शन 37, इस बात को ध्यान में रखना क्योंकि हमेशा क्वेश्चन एडजस्टमेंट से शुरू किया जाता है। अब आते हैं हम लोग डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग 5%। आप एकदम से कहोगे सर 5% क्यों? बिल्डिंग पे तो 10% होता है। सर 5% तो तब होता है जब बिल्डिंग रेजिडेंशियल नेचर की होती है। हाँ, अब आप फंस गए, आप डेप्रिसिएशन में उलझ गए। जब बिजनेस को 35 AD का बेनिफिट किसी एसेट पे दिया जा रहा है तो उस एसेट के रेस्पेक्ट में डेप्रिसिएशन का बेनिफिट ही नहीं मिलेगा। अब डेप्रिसिएशन चाहे उसने गलत दिया हो चाहे सही दिया हो, डेप्रिसिएशन को रेक्टिफाई करने की जरूरत ही नहीं है। जब 35 AD का बेनिफिट किसी एसेट के रेस्पेक्ट में ले रहे हो तो 35 AD
का बेनिफिट लेने की वजह से डेप्रिसिएशन का बेनिफिट मिलेगा ही नहीं, तो उसने ये गलत माइनस कर रखा है 3,40,000। इससे मतलब ही नहीं है कि ये अमाउंट सही है गलत है, डेप्रिसिएशन माइनस होगा ही नहीं। इज दैट क्लियर? तो डेप्रिसिएशन को ऐड कर दिया, तो डेप्रिसिएशन पहला था ऑफ बिल्डिंग, तो डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग, क्योंकि हम बिल्डिंग की पूरी कॉस्ट माइनस कर रहे हैं 35 एडी में, इसलिए डेप्रिसिएशन का बेनिफिट नहीं देंगे 3,40,000। टिक कर दिया। डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी, सर रेट तो 15% लगना चाहिए सर, 23.333, फिर उलझ गया। जब प्लांट ऑफ मशीनरी की हम पूरी की पूरी कॉस्ट ही माइनस कर रहे हैं, तो डेप्रिसिएशन का बेनिफिट क्यों मिलना चाहिए? तो डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट मशीनरी, और कितना दे रखा है? 3,50,000। इस पे भी टिक कर दिया। कॉस्ट ऑफ नो हाउ, सर देखो उसने गलती कर दी, 37 कहता है कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस नहीं होगा, एड बैक करेंगे और इस पर डेप्रिसिएशन का बेनिफिट देंगे, फिर गलती कर दी। 37 के अकॉर्डिंग डिसअलाउ तो होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, लेकिन डेप्रिसिएशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि कॉस्ट ऑफ नो हाउ को ऑलरेडी हम 35 एडी के अंदर कंसीडर कर चुके हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो 35 एडी में होता है वो पूरा का पूरा माइनस किया जाता है, तो सर उसने सही माइनस किया है, पूरा का पूरा सही तो माइनस किया है, लेकिन उसने 35 एडी के नाम से माइनस नहीं किया है। अभी हम इसको 35 एडी के नाम से माइनस करेंगे। हमने 35 एडी का जो निकाला था 93,78,000, क्योंकि इसमें ऑलरेडी इंक्लूड कर लिया है, तो हम अगर जब 35 एडी को माइनस करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ऑलरेडी माइनस है, तो फिर 2 बार माइनस हो जाएगा। तो इस बार हम एड बैक कर देते हैं कॉस्ट ऑफ नो हाउ। पूरी की पूरी डेप्रिसिएशन तो माइनस नहीं होगा, ये तो मैं एग्री कर रहा हूं, मैं भी कह रहा हूं पूरी कॉस्ट माइनस होनी चाहिए कैपिटल एक्सपेंडिचर, लेकिन जब यहां पे हम देखो अभी माइनस अभी कर देता हूं आपके कंफ्यूजन के लिए, यहां मैंने दे दिया डिडक्शन अंडर सेक्शन 35 एडी, और वो ऑलरेडी हमने कितना निकाला हुआ है? 93,78,000। तो अब 93,78,000 निकाला हुआ जो हमने माइनस कर दिया, तो इसके अंदर ऑलरेडी क्या इंक्लूड था? कॉस्ट ऑफ नो हाउ, और ऑलरेडी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी माइनस है, तो 2 बार माइनस हो जाएगी। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वाले को हमने एड बैक कर दिया, क्योंकि हमने 35 एडी के अकॉर्डिंग उसको माइनस कर दिया है, इस पर भी टिक कर दिया। अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 37 के अकॉर्डिंग माइनस होने चाहिए थे, इस पर तो टिक कर ही दिया है। डोनेशन टू ए पॉलिटिकल पार्टी सर एड बैक करेंगे, क्यों? क्योंकि सर डिडक्शन का बेनिफिट तो मिल सकता है, लेकिन बिजनेस का खर्चा नहीं माना जाता है। तो पॉलिटिकल पार्टी को आपने डोनेशन दिया 10,000 रुपए का। अच्छा, डिडक्शन किस सेक्शन में मिलेगा? 80GG या 80GG? सर कंपनी होती है तो GG में मिलता है, और इंडियन कंपनी के अलावा कोई और ऐसी होता है GC में मिलता है, प्रोविजन सेम है, तो सर ये मिलेगा 80GG के अंदर। लेकिन सर GTI में से देंगे, अभी क्या फायदा? तो डेबिट साइड पूरी की पूरी खत्म हो गई, इनकम साइड में तो इनकम आनी ही चाहिए थी। अब इस क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा, ये ऐड होना है और ये माइनस होना है। तो पहले हमने प्लस वाले आइटम प्लस कर दिए, तो कितने आ जाएंगे प्लस वाले आइटम? 3,40,000 प्लस 3,50,000 प्लस 10 लाख और प्लस 10,000, तो ये हो गया 17 लाख, 17 लाख। और इसमें ऐड कर दिया 53,49,000, तो ये हो गया 70 लाख, 70,49,000। यहां माइनस कर दिया 93,78,000। तो पीजीबीपी की इनकम कितनी निकल के आ गई? लॉस निकल के आ गया, माइनस 93,78,000, और ये आ गया 23,29,000। सर ये तो लॉस निकल के आ गया, तो क्यों घबरा रहे हो? लॉस निकल के आ गया, आने दो लॉस। सर लॉस का क्या करते हैं? लॉस को सेट ऑफ किया जाता है इनकम में से। सर उसकी प्रोविजंस क्या होती हैं? वो सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड में। हमें बिजनेस की इनकम निकाल के दिखा दी कि इस बिजनेस से लॉस निकल के आ गया 23,29,000 रुपीज का।
सर पॉलिटिकल पार्टी इसमें क्वेश्चन में यूज नहीं हो पाएगा क्योंकि केवल हमसे स्पेसिफाइड बिजनेस की इनकम पूछी गई है। अगर हमें उसकी बाकी इनकम भी दे रखी होती तो पहले हम सेट ऑफ करते, फिर ऐड करके जीटीआई निकालते, फिर वहां पे माइनस करते डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी। लेकिन यहाँ पे केवल हमें बस इतना दे रखा है कि यहाँ में माइनस करना पड़ेगा क्योंकि पीजीबीपी की इनकम निकलवाई है और वो लॉस निकल के आया है, और लॉस का ट्रीटमेंट क्या होता है ये आपको सिखाया जाएगा चैप्टर के अंदर, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेज। कोई भी लॉस जब होता है तो इनकम में से उसको कैसे माइनस किया जाता है। लेकिन कंसेप्ट समझ में आ गया है, शानदार क्वेश्चन। लेकिन मैं अभी आपको यहां पे नहीं आपका साथ छोड़ने वाला हूं, मैं एक क्वेश्चन आपके लिए अभी और भी करवाऊंगा। ये क्वेश्चन ये कहता है ऑन 1 दिसंबर 2019 एक्स लिमिटेड कमेंसेस। यहां तो 1 अप्रैल को शुरू हो गया था, 1 अप्रैल 2019 को, और यहां कमेंस किया गया है 1 दिसंबर 2019 के लिए। एक्स लिमिटेड कमेंसेस द ऑपरेशन ऑफ इनलैंड कंटेनर डिपो इन गुजरात। इसका मतलब ही हो गया सर ये स्पेसिफाइड बिजनेस हो गया, इसको 35 AD का बेनिफिट मिल सकता है। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ द कंपनी। उसने प्रायर टू भी करे हैं और उसने बात के भी करे हैं, सेम तरीके का क्वेश्चन है ऑलमोस्ट, लेकिन दो कंडीशंस हैं। इनकम निकालनी है स्पेसिफाइड बिजनेस की फ्रॉम द डिफरेंट सिचुएशंस। पहली सिचुएशन है ओल्ड प्लांट ऑफ मशीनरी वर इंपोर्टेड फ्रॉम द ताइवान, नो अदर पर्सन हैज यूज्ड इन इंडिया प्रायर टू इट्स इंपोर्ट बाय एक्स लिमिटेड। और सेकंड कंडीशन है द ओल्ड प्लांट ऑफ मशीनरी वर परचेज फ्रॉम कोलकाता। तो पहले हम केस 1 करते हैं, जब ताइवान से खरीदे गए थे, इंडिया के बाहर से ओल्ड प्लांट्स को इंपोर्ट किया गया था। तो पहले कंडीशंस चेक कर लेते हैं, कंडीशन सेटिस्फाइड है या नहीं है। पहली कंडीशन न्यू बिजनेस, क्वेश्चन साइलेंट है, नया ही है। प्लांट ऑफ मशीनरी सारे नए होने चाहिए। देखो जो ओल्ड है वो खरीदा गया है ताइवान से, तो ये भी डीम्ड न्यू मान लेंगे। और ये तो न्यू है ही, मतलब ओल्ड इस बिजनेस में दे ही नहीं रखे हैं। ताइवान से खरीदे गए तो वो डीम्ड न्यू मान लेंगे, बाकी न्यू है ही, तो दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो गई, मतलब 35 AD का बेनिफिट अलाउ कर दिया जाएगा। अब लिखते हैं प्री कमेंसमेंट एक्सपेंसेस। प्री कमेंसमेंट में उसने एक लैंड खर्च किया है, कॉस्ट ऑफ लैंड परचेज किया है 50,10,000 का, और उसको कैपिटलाइज किया है। लेकिन लैंड की वैल्यू तो माइनस ही नहीं होती है, तो जो लैंड था वो तो डैश हो गया, तो यहां तो डैश ही आ जाएगा। तो सर पोस्ट की बात कर लेते हैं। पोस्ट कमेंसमेंट एक्सपेंसेस किसने करे, उसने इस ईयर में 19-20 में। तो एक तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है 20 लाख रुपए, हाँ जी सर ये तो ली जाएगी, तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 20 लाख रुपए बेटा ले ली गई। और दूसरा आपका दे रखा है प्लांट और मशीनरी 30 और 40 70 लाख रुपए की है बेटा। तो ये टोटल आपका हो जाएगा 90 लाख। इसको कहते हैं डिडक्शन अंडर सेक्शन 3580। अब ये निकाल लिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को रेक्टिफाई करते हैं, तो यहां लिखते हैं प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और वो दे रखा है 91,50,000। अदर एक्सपेंसेस आर डिडक्टेबल अंडर सेक्शन 37। चलो डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग, सर ये तो ऐड हो जाएगा क्योंकि हम तो पूरी कॉस्ट माइनस कर चुके हैं, 2 लाख रुपए। डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट और मशीनरी 10,50,000 रुपए। सर रेट तो इस बार सही लगाया है, 10 भी लगाया 15 भी, लेकिन माइनस होना ही नहीं चाहिए था। अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस होने चाहिए सर, यहां सर माइनस कर देते हैं डिडक्शन अंडर सेक्शन 35 AD। जो हमने कंप्यूट किया था 90 लाख रुपए निकल के आया था हमारा, इसको पहले ऐड कर देते हैं तो ये हो जाएगा 12,50,000। तो 91,50,000, 91,50,000 और प्लस कर दिया इसमें हमने 12,50,000, ये आ गया 1,04,00,000। और इसमें से माइनस कर दिया हमने 90 लाख।
तो 90 लाख रुपए माइनस कर दिया तो ये इनकम निकल के आ गई 14 लाख। पीजीबीपी की इनकम जो स्पेसिफाइड बिजनेस की है। अगर इस कंपनी की और भी इनकम है तो ऐड करेंगे, जीटीआई निकालेंगे, डिडक्शंस माइनस करेंगे, टैक्स निकल के आ जाएगा। लेकिन यहां पे जो केस 2 है, केस 2, अगर ओल्ड वाले कोलकाता से परचेज करे थे तो पहले कंडीशंस देखते हैं। पहली न्यू बिजनेस तो सेटिस्फाइड है, लेकिन दूसरी सेटिस्फाइड नहीं है। क्यों? क्योंकि टोटल वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा? 70 लाख। 70 लाख कैसे सर? न्यू 40 लाख के हैं और ओल्ड अब ताइवान से नहीं माने जाएंगे, अब कोलकाता से माने जाएंगे। तो ये कोलकाता के ओल्ड तो ओल्ड ही माने जाएंगे। तो 70 लाख तो 20% ऑफ 70 लाख 14 लाख। और ओल्ड की वैल्यू कितनी दे रखी है कोलकाता वालों की? 30 लाख रुपए दे रखी है। तो वैल्यू ऑफ ओल्ड प्लांट्स एक्सीड 20% ऑफ द वैल्यू ऑफ प्लांट यूज इन द बिजनेस। डिडक्शन अंडर सेक्शन 35 AD विल नॉट बी अलाउड। अब ये क्वेश्चन ये मत समझना ओल्ड प्लांट पे नहीं मिलेगा बाकी सब पे मिल जाएगा, नहीं। अब ये बिजनेस को स्पेसिफाइड बिजनेस का बेनिफिट मिलेगा, 35 AD का बेनिफिट मिलेगा ही नहीं। जैसे नॉर्मल मैंने पीजीबीपी के क्वेश्चंस करना सिखाए थे उस तरीके से क्वेश्चन किया जाएगा। तो सर वैसे तो क्वेश्चन ठीक कर रखा है इन्होंने। देखो सर बिल्डिंग का जो डेप्रिसिएशन है 10% से माइनस है। 20 लाख रुपए की बिल्डिंग थी, उसका 10% 2 लाख। प्लांट मशीनरी 70 लाख रुपए के थे, 70 लाख का 15% 10,50,000 से सही निकाला हुआ है। मैं जब फेस टू फेस भी टीच करता था, ये क्वेश्चन मेरा बड़ा फेवरेट है। सेकंड पार्ट, बच्चे कहते हैं सर क्वेश्चन सही है, सही आंसर निकाला हुआ, एक गलती कर दी। जो बिजनेस शुरू हुआ था वो 1 दिसंबर 2019 को शुरू हुआ था। जो पुट्टू यूज किया गया है इन प्लांट और मशीनरी के लिए और इन बिजनेस के लिए, सब चीजों के लिए, वो लेस देन 180 डेज हो गया। तो ऑपरेशन शुरू हुए तो पुट्टू यूज 1 दिसंबर हो गया। 1 दिसंबर हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि आपने जो इनको यूज किया था वो लेस देन 180 डेज के लिए किया था। तो 180 डेज के कम के लिए किया तो डेप्रिसिएशन का रेट आधा होना चाहिए था। जो पूरा डेप्रिसिएशन लगा है उसकी जगह आधा लगना चाहिए था। तो अब कैसे करेंगे? अब लिखेंगे प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। $91,50,000 प्लस डेप्रीशिएशन ऑफ बिल्डिंग 2 लाख रुपए, ये ऐड कर दो। डेप्रीशिएशन ऑफ प्लांट्स एंड मशीनरी 10,50,000 रुपए, ये ऐड कर दो। और यहां माइनस कर दो डेप्रीशिएशन ऑफ बिल्डिंग अंडर सेक्शन 32 1 लाख हो जाएगा। 50% ऑफ द डेप्रीशिएशन अलाउएबल। और डेप्रीशिएशन ऑफ प्लांट्स एंड मशीनरी अंडर सेक्शन 32 5,25,000 हो जाएगा। 10,50,000 का आधा, तो 12,50,000 तो ऐड कर देंगे और माइनस कर देंगे 6,25,000 और पीजीबीपी की इनकम निकल के आ जाएगी। तो दूसरा वाला क्वेश्चन मैंने केवल इसलिए दिया था कि आप ये भी देख पाओ कि अगर स्पेसिफाइड बिजनेस नहीं है तो 19,50,000 प्लस 12,50,000 माइनस 6,25,000 और ये आ गया 97,75,000। ये दो क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए, बहुत शानदार क्वेश्चंस हैं और होपफुली आपको समझ में आए होंगे। और पहली क्लास में थियरी मैंने आपको सारी पढ़ा दी थी जो भी इस टॉपिक से रिलेटेड है। अब मैं कुछ और बातें आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। सेल ऑफ एसेट्स, रिटेंशन ऑफ एसेट्स और एक्सप्लेनेशन 13 टू सेक्शन 43(1). सपोज करते हैं, आराम से सुनो आपको समझ में आएगा। कोई एसेट आपने खरीदी 10 लाख रुपए की, 10 लाख रुपीज की। अब ब्लॉक में तो जाएगी नहीं। आपने 35 AD में कितना माइनस कर लिया?
10 लाख रुपए। अब सपोज करते हैं 2 साल 3 साल 4 साल आपने यूज करी, उसके बाद यूज खत्म हो गया, इसको आपने बेच दिया, सोल्ड, और आपकी 3 लाख रुपए की बिक गई। अब क्या होना चाहिए, आप तो 10 लाख रुपए का पूरा बेनिफिट ले चुके हो। सर ऐसे हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, हमें पता है अच्छे तरीके से जो भी सेल प्राइस होगा वो सर हमारा पीजीबीपी की इनकम मान ली जाएगी, बिल्कुल यही लिखा है। द फॉलोइंग इनकम शैल बी चार्जेबल टू इनकम टैक्स अंडर द हेड पीजीबीपी। कौन सी? द सम वेदर रिसीव्ड और रिसीवेबल इन कैश और काइंड ऑन अकाउंट ऑफ एनी कैपिटल एसेट being demolished, destroyed, discarded or transferred if the whole of the expenditure, if the amount received or receivable, अगर इन एसेट्स को क्या किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है, ऑन अकाउंट ऑफ ट्रांसफर, इफ द होल ऑफ द एक्सपेंडिचर हैज बीन अलाउड एज डिडक्शन अंडर सेक्शन 35 AD। अगर किसी एसेट को आपने 35 AD में माइनस कर दिया था और उसके बाद उसको कभी बेचा जाता है तो जो पूरी की पूरी उसको बेचने से प्राइस मिलेगा एनी सम रिसीव्ड और रिसीवेबल ऑन अकाउंट ऑफ ट्रांसफर। सर ये डिमोलिश डेस्ट्रॉयड एक ही बात है, आप ट्रांसफर करते हो तो चलती हुई कंडीशन में करते हो, डिमोलिश होने के बाद स्क्रैप में बेच रहे हो, डेस्ट्रॉय के बाद स्क्रैप में बेच रहे हो, डिस्कार्ड होने के बाद, अल्टीमेटली तो बेच ही रहे हो। तो बस ये फर्क ये हो जाता है कि आपने किस तरीके से बेचा, पैसा तो आपको मिला ही ना। तो आप तो मान लेते 10 लाख रुपए का खर्चा हो गया, लेकिन आपको कभी भी उसमें से कुछ पैसा रिकवर हो गया तो 3 लाख रुपए रिकवर होंगे, वो पीजीबीपी की इनकम मान ली जाए। इज दैट क्लियर? अच्छे तरीके से समझ में आ गया। तो सेक्शन 28 जो चार्जिंग सेक्शन है, जो ये बताता है कि कौन कौन सी इनकम पीजीबीपी की इनकम मानी जाएंगी, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर किसी एसेट पे 35 AD का बेनिफिट ले लिया और उसको आपने कभी भी सेल किया तो जो भी पैसा आपको सेल करने पे रिकवर होगा वो उस ईयर की पीजीबीपी की इनकम मान ली जाएगी। अब बात करते हैं रिटेंशन ऑफ एसेट्स की। इस बात को भी समझना बहुत जरूरी है और ये बहुत ही शानदार बात है, रिटेंशन ऑफ एसेट्स। क्या सर, इसको भी समझाओ। Any asset in respect of which a deduction is claimed under this section, एक एसेट आपने खरीदी, सपोज करते हैं 10 लाख रुपए की, shall be used only for the specified business, उसको केवल और केवल स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए यूज किया जाएगा for a period of 8 years beginning with the previous year in which such asset is acquired or constructed। जिस ईयर में खरीदा गया उस ईयर से केवल 8 साल तक स्पेसिफाइड के लिए ही यूज करोगे। तो सपोज करते हैं 1 अप्रैल 2018 को एक प्लांट खरीदा गया और कितने का खरीदा गया, 10 लाख रुपए का, और इसी ईयर में मैंने कहा कि मुझे डिडक्शन दो और 35 AD का मुझे डिडक्शन दे दिया गया 10 लाख रुपए का। अब सरकार कहती है 1819 से लेके 8 साल तक, 1819, 1920, 2021, 21, 22, 22, 23, 23, 24, 24, 25, 25, 26। मुझसे समझ लो ये वाली बात जो मैं बता रहा हूं, ये बहुत ही शानदार बात मैं आपके लिए बता रहा हूं। ये जो 8 साल है 1819 को छोड़ना नहीं है, काउंट करना है, क्योंकि एक्ट में लिखा है बिगिनिंग विद द प्रीवियस ईयर इन विच सच एसेट इज एक्वायर्ड, जिसमें खरीदा गया हो उसको भी काउंट करेंगे 8 साल तक, मतलब 31 मार्च 2026। इस डेट तक आप केवल और केवल स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए यूज करोगे, किसी और के लिए यूज नहीं करोगे। सर इस बात का मतलब समझ में नहीं आया। अब सपोज करते हैं एसएससी के 2 बिजनेस हैं, एक तो स्पेसिफाइड बिजनेस है और एक नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस है। उसने इस प्लांट को स्पेसिफाइड के लिए खरीदा था और उसने 10 लाख रुपए का बेनिफिट ले लिया। 19-20 में क्या हुआ, 19-20 प्रीवियस ईयर में उसको लगा स्पेसिफाइड बिजनेस में इसका काम खत्म हो गया। एक्चुअली ऐसा मानो उसको खरीदना ही किसके लिए था, नॉन स्पेसिफाइड के लिए। अगर नॉन स्पेसिफाइड के लिए खरीदता तो ब्लॉक में एंट्री होती और केवल डेप्रिसिएशन का बेनिफिट मिलता। इसलिए उसने नॉन स्पेसिफाइड ना कहकर उसने ये कहा कि मुझे स्पेसिफाइड के लिए खरीदना है। उसने उस प्लांट को स्पेसिफाइड के लिए खरीद लिया और 10 लाख रुपए का बेनिफिट ले लिया और 19-20 में उसने कहां ट्रांसफर कर दिया, क्या लिखा हुआ है, शैल यूज्ड फॉर नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस।
और 19-20 में उसने कहा कि नहीं साहब मेरा स्पेसिफाइड का काम खत्म हो गया, मैं तो नॉन स्पेसिफाइड में लेके आऊंगा। अब सरकार कहती है तो तुमने धोखा दे दिया, अगर तुम्हें नॉन स्पेसिफाइड के ही लिए खरीदना था तो तुमने इतना बड़ा बेनिफिट 10 लाख रुपए का ले कैसे लिया? फिर तो हम ब्लॉक में ले जाते और ब्लॉक में ले जाने के बाद हम डेप्रिसिएशन का बेनिफिट देते आपको। आपने गेम खेल लिया, आपने स्पेसिफाइड कह के बड़ा बेनिफिट ले लिया और उसके बाद आपने वो वाला काम किया नहीं, स्पेसिफाइड के लिए यूज किया नहीं। तो जिस ईयर में खरीदा उस ईयर को मिलाते हुए 8 साल तक स्पेसिफाइड में ही यूज करोगे। और सर नहीं किया तो नीचे वाले पैराग्राफ में जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, बाद में लैंग्वेज, पहले मैं बताता हूं। वो कहते हैं आप स्टार्टिंग से ये मानो कि नॉन स्पेसिफाइड के लिए अगर यूज होता 10 लाख तो सीधे ब्लॉक में जाता, तो 10 लाख और एक डेप्रिसिएशन क्लेम हो चुका होता। पहले इस पर लिख लो प्रीवियस ईयर 18-19, जिस ईयर में खरीदा था 10 लाख का खरीदा था, अगर हम ब्लॉक में ले जाते तो पहले साल के डेप्रिसिएशन का बेनिफिट तो मिल गया होता। डेप्रिसिएशन सपोज करते हैं 15% वाला है तो 15% 1,50,000 कितना हो गया, 8,50,000। अब ये 8,50,000 रुपए पीजीपीपी की इनकम मान ली जाएगी। लॉजिक समझने की कोशिश करो। तुमने झूठ बोला, हाँ सर झूठ बोला, 10 लाख रुपए जो आपने बेनिफिट लिया था उस पर टैक्स पे करो। वो कहता है सर 10 लाख पे क्यों टैक्स पे करूं? मैंने झूठ बोला, लेकिन अगर मैं स्टार्टिंग से ही बोल देता कि ये नॉन डेप्रिशिएबल नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए है तो 18-19 के ब्लॉक में जाती तो 1 साल के डेप्रिसिएशन का बेनिफिट तो मुझे तब भी मिला होता। पूरे 10 लाख का नहीं मिला होता, 1.5 लाख का बेनिफिट तो मुझे मिला ही होता। तो अब जो बेनिफिट मैंने 1 साल के बाद आपको लग रहा है एडिशनल बेनिफिट ले रखा है, अब वो 10 लाख का नहीं बचा, अब तो वो 8.5 लाख का बचा, तो 8.5 लाख रुपए पे आप टैक्स ले लो मुझसे। दोबारा सुनो, मैं दोबारा बता रहा हूं। तुमने कहा कि एक एसेट 10 लाख रुपए की मैंने खरीदी स्पेसिफाइड के लिए, सरकार ने 10 लाख रुपए माइनस कर दिए। अगले ही साल आप नॉन स्पेसिफाइड के लिए ले आए, सरकार कहती है झूठ, झूठ बोला आपने कि आप स्पेसिफाइड के लिए खरीद रहे हो, आपको नॉन स्पेसिफाइड के लिए खरीदना था। जो बेनिफिट आपसे दिया गया हम वापस लेंगे, हमने 10 लाख रुपए से आपकी इनकम को कम किया था, हम 10 लाख रुपए से आपकी इनकम को दोबारा बढ़ाएंगे। वो कहता है लेकिन सर अगर मैंने 18-19 में ही बोल दिया होता कि मैं स्पेसिफाइड के लिए नहीं खरीद रहा हूं, मैं नॉन स्पेसिफाइड के लिए खरीद रहा हूं, तो आप 18-19 में ब्लॉक में ले जाते। तो ब्लॉक में जाता और 15% डेप्रिसिएशन वाला है तो 1.5 लाख का बेनिफिट तो मुझे मिलता ना। तो 1.5 लाख का बेनिफिट मुझे मिलता, 10 लाख का बेनिफिट मैंने ले लिया, तो कितना एडिशनल बेनिफिट मैंने लिया था 8.5 लाख रुपए का, तो 8.5 लाख रुपए से मेरी इनकम को आप टैक्सेबल करो। सरकार ने कहा ये बात तो ठीक है, तो जो उसके एक्चुअल कॉस्ट थी और जो डेप्रिसिएशन अलाउएबल होना चाहिए था उसको माइनस कर दो और जो बैलेंस बचेगा वो पीजीबीपी की इनकम मान ली जाएगी। इज दैट क्लियर? अच्छे तरीके से समझ में आ गया? लेकिन सर एक छोटी सी बात सर बताइए। हाँ जी आप ये भी बोलिए। अब सर जब नॉन स्पेसिफाइड में आ गया तो 8.5 लाख रुपए उसने खर्च तो करे हैं ना सर, ये आपने उसको दोबारा से बिजनेस की इनकम बना दिया। तो अब जब ये ब्लॉक में एंटर करेगा, अब ब्लॉक में एंटर करेगा ब्लॉक ऑफ प्लांट्स 15% वाले में, और इस ब्लॉक में एंटर करते समय जो एक्चुअल कॉस्ट होगी वो एक्सप्लेनेशन और एक्सप्लेनेशन 13 के अकॉर्डिंग 13 ऑफ 43(1) के अकॉर्डिंग कितनी मान ली जाएगी? 8,50,000। इसको भी समझो, 10 लाख रुपए हम पूरे माइनस करेंगे, बस फर्क क्या पड़ता है, हम इकट्ठा माइनस कर रहे हैं इंस्टॉलमेंट्स में माइनस कर रहे हैं। आदमी से अगर पूछो, किसी भी बिजनेसमैन से पूछो कि आप क्या चाहते हो, टुकड़ों में माइनस किया जाए या इकट्ठा माइनस कर दिया जाए, वो कहेगा सर लमसम में माइनस कर दो। सर एकदम से 10 लाख रुपए माइनस करोगे इनकम कम चली जाएगी, कम टैक्स पे करना पड़ेगा। हर साल थोड़ा थोड़ा माइनस करोगे तो टैक्स बचा तो लोगे लेकिन कई सालों में बचा पाओगे। उसने कहा सर एक बार में पूरा माइनस कर दो सर, मजा आ जाएगा। सरकार ने कहा तुमने इतना अच्छा काम किया, जो बिजनेस हमने सजेस्ट किया उसके लिए खर्चा किया, लो 10 लाख रुपए पूरे माइनस करे, लेकिन अगले साल आपने झूठ बोल दिया। सरकार ने कहा देखो यार झूठ बोला है तो हम 10 लाख का बेनिफिट वापस लेंगे। तो उसने कहा सर अगर मैंने 18-19 में ही नॉन स्पेसिफाइड के लिए यूज किया होता तो 1 साल का डेप्रिसिएशन तो अब भी क्लेम किया होता, 10 लाख की जगह 1.5 लाख का बेनिफिट मिला ही होता ना मुझे, तो 8.5 लाख रुपए का बेनिफिट आप टैक्सेबल कर दो। सरकार ने 8.5 लाख रुपए पीजीबीपी की इनकम बना दी। बोले अब ये मान लेते हैं कि मैंने जो प्लान खरीदा वो 8.5 लाख रुपए का खरीदा
और नॉन स्पेसिफाइड के लिए खरीदा। तो अब इस पे मुझे डेप्रिसिएशन का बेनिफिट तो दो। 8.5 लाख रुपए मैंने खर्च तो करे हैं। हाँ, ये गलती मैंने कर ली कि लमसम में बेनिफिट ले लिया, लेकिन इंस्टॉलमेंट तो डेप्रिसिएशन क्यों कहते हैं, उसमें तो मुझे बेनिफिट दो। सरकार ने कहा ये बात भी ठीक है, तो हम ब्लॉक में इसको एंटर कर देते हैं। और ब्लॉक में कितने से एंटर कर जाएगी, 8.5 लाख रुपए से एंटर कर जाएगी। क्या क्या मेरी बात समझ में आई? तो दोनों बातों को सुनो, इसको भी पढ़ो, इस प्रोवाइजो को भी पढ़ो और इसको भी पढ़ो, दोनों को हमेशा मिला के पढ़ना। हमेशा जब घर पे भी पढ़ रहे होगी, अभी तो मैं पढ़ा रहा हूं, रिवाइज करो तो अभी इन दोनों को मिला के पढ़ो। क्या? वेयर एनी एसेट इन रेस्पेक्ट ऑफ विच ए डिडक्शन इज क्लेम्ड एंड अलाउड। लैंग्वेज को पढ़ना सीखो अंडर दिस सेक्शन, जिस पर डिडक्शन मिल चुका है, मतलब 10 लाख रुपए। हम इस एग्जाम्पल की अगर बात करें, इज यूज फॉर ए पर्पज अदर देन स्पेसिफाइड बिजनेस विद इन 8 ईयर्स। अगर 8 साल के अंदर आपने किसी और बिजनेस के लिए यूज कर लिया, द अमाउंट ऑफ डिडक्शन सो क्लेम्ड एंड अलाउड, मतलब 10 लाख, एज रिड्यूस्ड बाई, इसमें से माइनस करो, द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन अलाउएबल। अलाउएबल जो होता 1,50,000। कब अलाउएबल था? इफ नो डिडक्शन अंडर दिस सेक्शन वाज अलाउड। अगर 35AD का बेनिफिट नहीं लिया होता तो जो डेप्रिसिएशन का बेनिफिट अलाउ होता वो कितना होता? 1,50,000। कितना बच जाएगा? 8.5 लाख रुपए। शैल बी, तो ये जो 8.5 लाख होंगे, शैल बी डीम टू बी इनकम ऑफ द असेसी चार्जेबल अंडर द हेड पीजीबीपी। वो पीजीबीपी की इनकम मान ली जाएगी। फिर साथ में क्या लिखा गया है? प्रोवाइडेड दैट where any capital asset in respect of which deduction or part of the deduction allowed under section 35AD is used for a purpose other than specified business within 8 years। अगर जिस एसेट पे आपने 35AD का बेनिफिट ले लिया था वो 8 साल के अंदर किसी और बिजनेस के लिए यूज की जाती है, द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द एसेट टू द असेसी। अब दूसरे बिजनेस में जब आएगी तो एक्चुअल कॉस्ट कितनी मानी जाएगी? शैल बी द एक्चुअल कॉस्ट टू द असेसी, मतलब 10 लाख, एज रिड्यूस बाई 10 लाख actual cost is as reduced by the amount equal to an amount of depreciation calculated at the rate in force that would have been allowable। और वो depreciation माइनस कर दो जो अलाउ होना चाहिए था। मतलब जो पीजीबीपी के तरीके से टैक्सेबल होगा वो दोबारा से एक्चुअल कॉस्ट बन जाएगा कि उतना अमाउंट टैक्सेबल कर रहे हो तो उतने पे ही डेप्रिसिएशन का बेनिफिट दो, तो वही अमाउंट डेप्रिसिएशन के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। तो दोनों आंसर हमेशा सेम निकल के आएंगे ऑलवेज। जितना पीजीबीपी में टैक्सेबल होगा मतलब उतना पैसा असेसी ने खर्च किया था, तो उतना ही पीजीबीपी के लिए एक्चुअल कॉस्ट मान ली जाएगी। समझ में आ गया? अच्छे तरीके से समझ में आ गया। अब आखिरी बात, अगर एसेट को आप 8 साल के बाद दूसरे बिजनेस में लेके आते हो, सपोज करते हैं 18-19 में, मैं कलर चेंज कर लेता हूं, 18-19 में आपने 10 लाख रुपए का प्लांट खरीदा, 35AD का बेनिफिट आपने 10 लाख रुपए का पूरा ले लिया, ठीक है। अब आप 25-26 तक लेके आओगे, फिर ये हो जाएगा, आप 29 और 30 इस ईयर में आप नॉन स्पेसिफाइड के लिए यूज करते हो। अब बताओ क्या प्रोविजन होगा? सर अब पीजीबीपी की 8 साल तक आपने यूज कर लिया सर उस एसेट के लिए, 8 साल तक जो पर्पस था वो तो पूरा हो गया, अब आपको स्पेसिफाइड के लिए नहीं चाहिए, तो झूठ तो नहीं बोला माना जाएगा? ये तो नहीं माना जाएगा उसने नॉन स्पेसिफाइड का स्पेसिफाइड के लिए खरीद लिया। 8 साल इज ए सफिशिएंट टाइम। अब नॉन स्पेसिफाइड की अगर उसमें आ गया तो अब क्या किया जाए? तो अब पीजीबीपी की इनकम तो नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? सरकार कहेगी वैल्यू 0 हो चुकी है, तुमने पूरी की पूरी कॉस्ट माइनस कर ली थी, लेकिन हम ब्लॉक में तो इसको एंटर देंगे ही देंगे एक्चुअल कॉस्ट। और ब्लॉक में आप कितने से एंटर करेगी? नील से, क्योंकि जिसकी पूरी की पूरी 10 लाख रुपए कॉस्ट माइनस हो चुकी है, अब वो ब्लॉक में कितने से एंटर करेगी? डेफिनेटली ब्लॉक में नील से एंटर करेगी, क्योंकि 10 लाख रुपए पूरे माइनस हो चुकी है। इस वाले केस में क्योंकि 8.5 लाख रुपए आपने टैक्सेबल कर दिए, इसलिए 8.5 लाख रुपए से ब्लॉक में एंटर कर रही थी। लेकिन अगर आप 8 साल के बाद दूसरे नॉन स्पेसिफाइड में लेके आते हो, पीजीबीपी के तरीके से टैक्सेबल ही नहीं कर रहे हो, मतलब पूरी की पूरी कॉस्ट ऑलरेडी उसकी माइनस है, तो ब्लॉक में कितने से एंटर कर जाएगी? ब्लॉक में नील से एंटर करेगी। Is that clear? And this is the end of section 35AD। 8 साल के अंदर ब्लॉक में लेके जाओगे
तो नॉन स्पेसिफाइड के तो जितना अमाउंट टैक्सेबल हो रहा है उतना अमाउंट एक्चुअल कॉस्ट बनाएगा, और बात लॉजिकल है। लेकिन 8 साल के बाद नॉन स्पेसिफाइड में लेके आ रहे हो तो क्योंकि पीजीबीपी के अकॉर्डिंग कुछ टैक्सेबल हो ही नहीं रहा है, पूरी की पूरी कॉस्ट पूरी माइनस हो चुकी है, तो अब बिजनेस में तो वैल्यू जीरो चल रही है, तो ब्लॉक में कितने से एंटर होनी चाहिए, जीरो से एंटर होनी चाहिए। एंड दिस इज एवरीथिंग अबाउट द सेक्शन 3580। कुछ भी आपको पूछना है आप मुझे ईमेल करो imsb003@gmail.com। लेकिन मैं आपको एक बहुत सिंसियर एडवाइस कर रहा हूं, आप जिस बुक से भी पढ़ना चाहो पढ़ो। मैं हमेशा कहता हूं आपसे कि मैं ये कहता ही नहीं हूं केवल मेरी बुक के क्वेश्चंस करो, केवल इस बुक के, मैं कभी सजेशंस नहीं देता हूं, किसी भी बुक के करो, ज्ञान जहां से मिल जाए वहां लो। बहुत अच्छे अच्छे ऑथर्स की बुक्स मार्केट में आती हैं, बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स के नोट्स हैं, कहीं से भी करो। 35 एडी में डिफिकल्टी नहीं होगी, इस बात की गारंटी मैं ले रहा हूं। जो कुछ पढ़ाया वो सब कुछ 35 एडी में आपको मिलेगा, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपको कोई बात पूछनी है, दो तरीके हैं, imsb003@gmail.com, या मेरी वेबसाइट नीचे डिस्प्ले कर रही है, उसका जो एड्रेस है www.directtaxlectures.com, वहां जाके भी अपनी क्वेरी मुझे आप सेंड कर सकते हैं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच।